ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक हमारे 9 सैनिक शहीद हुए हैं। आईडीएफ मान रहा है, आईडीएफ कह रहा है हमारे भी सैनिक शहीद हुए हैं। और लेबनान में जारी लड़ाई पर उसका एक बड़ा दावा है। वो कह रहा है कि हमने 100 हिजबुल्ला आतंकियों को ढेर कर दिया है। हवाई हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन में 100 आतंकी ढेर कर दिए हैं, ये बोला है। अब आपको मैं बताती हूं कि सैफुद्दीन का जो काम तमाम किया है उसकी खबर कैसे आई, वो जरा अपने दर्शकों को बताती हूं, उसके बाद मेहमानों पर वापस जाऊंगी। चीफ बनते ही नसरल्ला का जो भाई है उसका खात्मा कर दिया इजराइल ने। हिजबुल्ला का चीफ सैफुद्दीन मार गिराया गया। और जैसा मैंने कहा कि खबर आई, इस पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था। बंकर में चल रही थी टॉप कमांडर्स की मीटिंग, एक टॉप कमांडर्स की मीटिंग चल रही थी। अब आप सोचिए कि इजराइल के पास ये इंटेलिजेंस रही होगी कि यहां पर मीटिंग चल रही है, यहीं पर हिजबुल्ला का अगला चीफ मीटिंग कर रहा है। वहीं पर हमला किया गया, उधर हमला किया गया, उधर मिसाइल गिराई गई। और जैसे ही जानकारी आईडीएफ को मिली, उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब आप सोचिए कि जमीन के नीचे बंकर पर बमबारी करके हिजबुल्ला के चीफ को मार गिराया है। इसका मतलब क्या है? क्या क्लियर सिग्नलिंग है कि अब हम हिजबुल्ला को फिर से पांव पसारने नहीं देंगे। टॉप लीडरशिप, और यह भी याद रखिए कि उनके जो नेता रहे हैं, जो हिट लिस्ट पर है इजराइल के, वो एक एक करके उन्हें एलिमिनेट कर रहे हैं। तो मैं एक बार जरा पहले रोविंदर जी आपके पास आ रही हूं। ये जो एलिमिनेशन है, क्या इजराइल ये दिखा रहा है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमारी जो हिट लिस्ट है हम उस पर कायम है? और उसमें सवाल यह भी होगा कि उनकी हिट लिस्ट में अब अगला कौन है? तो वेरी ट्रू सुचरिता जी, ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है। बट ये जो आप इससे पहले जो बात कह रही थी ना, सबसे अहम वो बात है, इजराइल को पता कैसे चलता है कि कौन ऑपरेटिव कहां है? यस, जो ये मार रहे हैं इनको, राइट, ये कैसे पता चलता है? नाउ इसमें जो निकल के आ रहा है कि इजरायली एजेंसीज ने ईरान के अंदर बहुत पेनिट्रेट कर लिया, उनके रिपब्लिकन गार्ड के हाईएस्ट लेवल्स तक। इजरायली स्पाइज हैं या मान लीजिए इरानियंस हैं जो कि इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे हैं, उसको खबरें दे रहे हैं। अभी अहमदीनेजाद जो इनका पिछला प्रेसिडेंट था 4 साल पहले, उसने ये कहा है कि हमारा जो एंटी मोसाद यूनिट था, उसका जो चीफ था वो इजरायली एजेंट निकला 20 लोगों के साथ। सेकेंडली, अभी जो नसरल्ला मारा गया है, उसमें रिपब्लिकन गार्ड का भी सीनियर कमांडर था, राइट? तो अपेरेंटली उसको भेजा गया था ईरान से नसरल्ला को बताने के लिए कि तुम्हारे आसपास का ब्रीच हो चुकी है इंटेलिजेंस, तुम इमीडिएटली छुप जाओ या ईरान आ जाओ। एक्चुअली हाँ, उसका मैसेज ये था कि आप ईरान आ जाओ, राइट? वो मैसेज लेके गया था उसके पास कि हमारी सारी इंटेलिजेंस लीक हो रही है, आपकी भी लाइफ खतरे में, आप ईरान आ जाओ, इधर आ जाओ। वो वही मारे गए। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो एक ये है कि ये इनकी इंटेलिजेंस है, जिस भी रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, बट इनसाइडर्स हैं जो इजराइल ब्रीच कर चुका है। तो ईरान जो घबरा रहा है अब, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है ना कि क्या करें, किस पे विश्वास करें अपने हाईएस्ट लेवल्स में भी, जो कि एक बहुत ही डेंजरस और खतरनाक सिचुएशन होती है किसी भी देश की लीडरशिप के लिए, कि आप आपस में ही नहीं ट्रस्ट कर पा रहे कि कौन घर का भेदी है हमारे। दैट इज वन बिग आउटकम ऑफ दिस। सेकेंडली, आज का जो इसका स्पीच था, इसमें यस राइफल थी, वो एक बड़ा मैसेज था। इसने ये स्पीच अरबिक में भी बोली कुछ पोर्शंस, राइट? तो इनका ऑडियंस जो था इसका आज की स्पीच का, डेफिनेटली अपने तेहरान के लोग, इंटरनेशनल बट ऑल्सो द अरब वर्ल्ड। तो प्रयास ये कर रहा है ईरान एंड खमेनी, जो ये कह रहा है सब मुस्लिम इकट्ठे हो जाओ, मुस्लिम देश हो जाओ। इनका प्रयास अब ये है कि अरब देशों की सड़कों पे, स्ट्रीट्स पर अगर पब्लिक आ जाए, और जहां पर सऊदी में इधर उधर अपने लीडर्स को बोले कि आप कुछ कदम उठाओ। बाय द वे, लास्ट क्विकली, सऊदी अरेबिया जैसे देश ईरान से इतना परेशान क्यों रहते हैं? उन्हें ये डर रहता है। सर, मैं उस पर आना चाहती हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जब खमेनी ने एक तरह से अपील की है मुस्लिम वर्ल्ड को, तो जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो खलीफा माने जाते हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, क्या वो ईरान के साथ खड़े हैं? और क्या इस वक्त हर कंट्री को एक स्टैंड लेना होगा? उसमें भारत भी शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछ रही हूं, क्योंकि अभी तक भारत ने अपनी प्रतिबद्धता, भारत ईरान के साथ भी डील करता है, भारत इजराइल के साथ भी डील करता है। तो ये भारत के लिए भी एक ऐसी क्या सिचुएशन आ सकती है जहां हमें चूज करना पड़े? मैं एक बार मौलाना रिजवी के पास जा रही हूं। मौलाना रिजवी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो आज तकरीर हुई है जुम्मे की नमाज पर ईरान में,
देश दुनिया के सारे मुसलमान एक हो जाओ। मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको लगता है कि इस अपील का असर हिंदुस्तानी मुसलमान पर है? क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि लोग निकल रहे हैं, नसरल्ला को भी शहीद बता रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई इजराइल जो है वो हमले कर रहा है, इजराइल जो है वो दहशतगर्द है। यहां के मुसलमान क्या सोच रहे हैं? देखिए मोहतरमा, मौलाना खामनेई की जो तकरीर है उसका असर इस्लामी दुनिया पर तो नहीं पड़ेगा और नहीं उसका पड़ेगा। असर हिंदुस्तान पे भी नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हिंदुस्तान के रिश्ते और भारत में रहने वाले सभी लोग और हमारी हुकूमत भी, उसके रिश्ते सभी से अच्छे हैं। फ़िलिस्तीन से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं, सभी से। और हम लोग ये चाहते हैं, भारत का मुसलमान ये अमन और शांति चाहता है, यहाँ की हुकूमत भी अमन और शांति चाहती है। सबसे इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल हो। ये जंगो जिदाल, क़त्ल क़िताल ये मसले का हल नहीं है किसी एतबार से भी। और कोई भी मजहबी रहनुमा, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसको इस तरीके से अपील नहीं करना चाहिए, ये वाजिब बात नहीं है। और रह गई सैयद हसन नसरुल्लाह की, तो हसन नसरुल्लाह के साथ में भारत के मुसलमानों की कोई हमदर्दी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ। वो ठीक है, वो एक अपने संगठन के चीफ थे, वो अपने संगठन के एक रहनुमा थे, उनकी अपनी जिम्मेदारियां अलग थी, मगर उसी के साथ साथ में इसराइल की जुल्म और ज़्यादती को भी देखना पड़ेगा। इसराइल ने इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कानूनों का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहा है। उसकी नज़र में अब बैनुल अक़वामी कानून की कोई उसूल ज़ाब्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, वो नस्ल कुशी पर आमादा है। तो इसी वजह से मुस्लिम दुनिया को फ़िक्र है और इसी वजह से सब लोग जो है वो एक साथ में इस तरीके से फ़िलिस्तीन की हिमायत करते हैं और उनका हिमायत करना वाजिब भी है। देखिए मैं एक बार मौलाना नदीमुद्दीन बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ रिजवी साहब कि क्या वो आपसे सहमत हैं, क्योंकि यहाँ पर मौलाना रिजवी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से उससे कोई ताल्लुक नहीं है जो वहाँ ईरान में बैठकर खमनेई कह रहे हैं। नदीमुद्दीन जी, आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि देखिए इस वक्त दुनिया की स्थिति ऐसी हो रही है जहां पर एक जंग चल रही है और उस जंग को लेकर लोग अपना अपना पक्ष ले रहे हैं। देखिए, अली खामनेई एक मजहबी पेशवा है। भारत के अंदर भारत के मुसलमानों पर हाँ। उसका असर तो नहीं पड़ेगा, मगर उम्मा पर असर पड़ेगा, खास तौर से अरबों पर। अली खामनेई ने सोच समझ कर के एक तीर फेंका है। उनको मालूम है कि इजराइल से मुसलमानों की दुश्मनी है और फ़लस्तीन से सहमति है। तो अरब के हुक्मरान तो एक मिनट, अरब के हुक्मरान तो ईरान के खिलाफ हैं, मगर जैसे जैसे जंग चलेगी वैसे वैसे अरब के लोग जो है सड़कों पर आएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि भारत के मुसलमानों को दुनिया के मुसलमानों से अलग थलग करके देखने की ज़रूरत है। भारत का मुसलमान फ़लस्तीन के साथ है, भारत का मुसलमान बैतुल मक़दिस के साथ है, भारत का मुसलमान न नसरुल्लाह के साथ था, ना भारत का मुसलमान ईरान के अपील पर कोई बॉर्डर क्रॉस करके लड़ने जाएगा क्या? तो ये खाम ख्याली जो मीडिया के अंदर एक हंगामा किया जा रहा है कि नहीं नहीं भारत के मुसलमान क्या करेंगे, दुनिया में सबसे नहीं सर, मीडिया में हंगामा नहीं हो रहा है। मैं जरा आपको तस्वीरें भी दिखाती हूँ। आज श्रीनगर से भी तस्वीरें आई हैं। चेतन जरा वो तस्वीरें भी चलाएंगे आप, क्योंकि आज श्रीनगर से तस्वीरें आई और भी कई जगहों से, लखनऊ से तस्वीरें आई थी। ये देख लीजिए जरा, आज जब वहां पर जनाजा निकाला जा रहा था तो यहाँ पर भी एक तरह से जुम्मे की नमाज पर नारेबाजी हुई है। ये भारत की तस्वीरें हैं और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, लखनऊ में भी मातम मनाया गया था। सर वो तस्वीरें दिखा रही हूं मैं ना, तो ये आप मत कहिए कि मीडिया में हंगामा है। भाई जो सड़क पर हो रहा है वही मीडिया दिखाएगा।